हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग का जो है जीएस का सीरीज चल रहा है जो है आगामी 66वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। हालांकि इस वीडियो को, इस सीरीज को देख करके आप अन्य एग्ज़ाम में भी, अन्य परीक्षा के लिए भी आप लाभ उठा सकते हैं। चूँकि जीएस हो रहा है तो पूरा विस्तृत तरीके से हो रहा है, तो इसके लिए जो है जैसे आप यूपी पीसीएस भी देते होंगे या अन्य पीसीएस जैसे जेपीएससी या एमपी पीएससी देते होंगे, तो इसमें भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, है ना, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी अच्छा जो है दे सकूं, और प्रयास कर रहा हूं बेहतर से बेहतर देने का। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी बेहतर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है आज का जो टॉपिक है, हम लोग का अभी पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी के अंतर्गत जो है हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। देखिए ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी पीसीएस में, ठीक। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको स्किप करना जो है अच्छा नहीं होगा, है ना। इसलिए स्किप मत करिए, इसको बढ़िया से देखिए, समझने का प्रयास करिए, है ना। कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है पूरे बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं, देखिए यह चैप्टर जो है, यह चैप्टर अपने आप में पूरे संविधान का एक निचोड़ है। अगर इस चैप्टर को अभी पढ़ लेते हैं तो आगे का जितना भी आप संविधान का चैप्टर पढ़ेंगे वो उसको पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बारी बारी से अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं का मतलब क्या होता है? विशेषताएं या उसमें भी प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषताएं का मतलब होता है कि औरों से भिन्न, है ना, औरों से भिन्न होना, अलग होना, अलग दिखना। देखते हैं 100 लोगों में एक कोई अलग प्रकार का दिखता है, अलग पर्सनालिटी होता है, तो उसमें कुछ न कुछ खासियत होता है, कुछ न कुछ विशेषता होता है, ठीक है। तो कुछ न कुछ, तो उसी प्रकार से हमारे संविधान में भी कुछ न कुछ खास है जिसके कारण जो है वो विशेष महत्व रखता है। तो वैसे तो हमारे संविधान के जितने भी खंड हैं, कुल 22 भाग मूल संविधान में था, अभी 25 भाग हो गया है, वो सारा का सारा अपने आप में विशेषता रखता है, ठीक है। लेकिन उसमें से कह दिया गया प्रमुख, तो उसी में से कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम लोग को अभी जानना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो प्रमुख विशेषताओं को जानना, वैसे तो पूरा संविधान ही विशेषता है। तो चलिए देखते हैं वह प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहला जो विशेषता है वह है सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारा संविधान या अपना संविधान जो है वह क्या है? सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा भी है और लिखित भी है। हम जानते हैं ये क्या कारण है कि हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित है। तो सबसे लंबा होने का ही कारण है कि भारत जो है भिन्न भिन्न राज्यों, क्षेत्रों, समुदायों, धर्मों, विविधताओं से भरा हुआ है, सबसे मिलकर बना है और सबको ध्यान में रख करके संविधान को गढ़ा गया है। तो स्वाभाविक बात है, और सबके लिए एक ही संविधान है, राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, तो स्वाभाविक बात है लंबा होगा ही। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है, अपना जो संविधान है वह लंबा हो गया। इस संविधान का जो निर्माण हुआ है कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इतना वर्ष का समय लगने का कारण ही है, यही हो सकता है कि लंबा है। लंबा था, बहुत चीज़ों को बहुत गहराई से समझने का मतलब रखा गया, ठीक है, वाद विवाद करके, मंथन करके जो है, इसलिए लंबा हो गया हमारा संविधान। और लिखित है, इसका मतलब है, देखिए पूरे विश्व में 2 तरह का संविधान है, एक लिखित और दूसरा अलिखित, है ना, बिना लिखा हुआ और एक लिखा हुआ। बिना लिखा हुआ का मतलब क्या है कि उसका जो कानून है, रिकॉर्ड है, उसी के आधार पर वो शासन करता है। तो वो एक दस्तावेज के रूप में फॉर्म में संविधान नहीं बनाया है। लेकिन हम क्या किए हैं, अपना दस्तावेज के फॉर्म में एक अपना संविधान बनाया है, तो इसी को हम लिखित कह देते हैं, ठीक है। तो लिखित संविधान है अपना, ठीक। तो लिखित संविधान में जो सबसे लंबा लिखित संविधान अपना ही है, ठीक। तो ये हो गया। अगला पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से अभिप्रेरित। जो हम लोगों का संविधान है वह विभिन्न स्रोतों से भी अभिप्रेरित है, कि इस बात को भी हम लोग जानते हैं।
तो कैसे है, तो हम जानते हैं कि जो अपना संविधान है वह उसके निर्माण में जो है दो तरह का स्रोत बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। वह है एक देसी स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत। देसी और विदेशी। देसी स्रोत क्या होता है कि देश में जो पहले किसका शासन था, अंग्रेज का। अंग्रेज यहाँ शासन करने के लिए समय समय पर अधिनियम बनाता था ब्रिटिश संसद में। वहीं का अधिनियम ब्रिटिश संसद में अधिनियम जो बनाता था उसी अधिनियम, जैसे चार्टर अधिनियम पहले बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम 1793, फिर 1800 जो है 13 का अधिनियम, 1833 का, 1853 का, 1861 का। जो समय समय पर ये जो अधिनियम बना है उसी अधिनियम के आधार पर भारत में शासन करता था वो। और वो जो भारत में शासन करता था फिर बाद में 1935 का भी अधिनियम बना, भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लास्ट में। तो इन सब अधिनियम के माध्यम से ही ब्रिटिश जो है यहाँ शासन करता था। फिर बाद में जब वो चला गया तो उसी अधिनियम को हम अपने संविधान में भी कुछ शामिल किए। जैसे 1935 का अधिनियम का जो हम कितना ले लिए, जो है 2/3 भाग ले लिए। 2/3 भाग मतलब 250 अनुच्छेद, लगभग 395 में से 250 अनुच्छेद हम 1935 के अधिनियम से ले लिए। तो हम वो कैसा स्रोत हो गया, देसी स्रोत हो गया। क्यों कि भारत में शासन करने के लिए वो अधिनियम बना था, ब्रिटिश के द्वारा भले बनाया गया था लेकिन भारत में तो लागू हो रहा था ना, भारत के लोग उससे मतलब शासित हो रहे थे। तो हम कह सकते हैं वो जो 1935 अधिनियम से लिया गया है वह अपना देसी स्रोत था। बाकी जो स्रोत है वो विदेशी स्रोत है। विदेशी स्रोत में मतलब है कि जैसे अन्य देशों से कुछ कुछ प्रावधान लिया गया। जैसे कि अमेरिका से क्या लिया गया कि जैसे मौलिक अधिकार, ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं किस देश से क्या क्या लिया गया है, वीडियो भी है बना हुआ, देख सकते हैं। यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्याय प्रणाली भी लिया गया है, राष्ट्रपति का पद जो है वो भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो इस तरह से अमेरिका से कुछ लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था, आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली। इस तरह से जो अन्य देशों से जो अलग अलग तरीके से लिया गया है, अपने संविधान में शामिल किया गया है, उसी में कुछ जो है कुछ नया चीज़ जोड़ करके या संशोधन करके हूबहू नहीं ले लिया, वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया और उसके बाद उसमें कुछ अपने समाज के परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ जोड़ करके अपने संविधान में शामिल किया। तो उसको हम कहेंगे विदेशी स्रोत। तो हमारा जो संविधान है वह विभिन्न स्रोतों से अभिप्रेरित है, यह पुष्टि हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरकार की संसदीय रूप। जो हमारा शासन करने की जो प्रणाली है वो कैसी है, तो संसदीय प्रणाली है। यही हो गया। सरकार क्या होता है समझिए, सरकार होता है, सरकार एक प्रकार की संस्था है और इसमें कुछ चीज़ मिल करके सरकार बनता है। और सरकार जो एक प्रकार का संस्था है तो इसका क्यों गठन किया गया, इस सरकार क्यों बनता है कि शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। तो शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सरकार का होना आवश्यक है लोकतांत्रिक देशों में। ठीक है, तो अब ये व्यवस्थित तरीके से शासन चलाने के लिए उसके भी अलग अलग रूप हैं, है ना, अध्यक्षात्मक तो संसदात्मक। तो उस रूप में से जो है हमने भारत ने संसदीय रूप को अपनाया है। और संसदीय रूप का मतलब होता है कि यह जो सरकार है या संस्था है शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, उसका जो गठन होगा वो संसद के माध्यम से होगा। अब देखिए, जो सरकार शासन करने के लिए जिम्मेदार जो है वह है आपका मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, संसद में से ही तो होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जो सबसे बड़ा दल उभर कर आता है बहुमत में, उसी का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब फिर उसी प्रधानमंत्री के जो है सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति। तो ये तब क्या बन गया, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया। अब वो जो मंत्रिपरिषद का गठन हो गया तो वो शासन करेगा अब, हाँ, और वो संसद के प्रति जिम्मेदार मतलब उत्तरदायी भी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होता है, जवाबदेही होती है उसकी। जो भी काम करेगा उसको संसद में जवाबदेह होता है, वो जवाब देना पड़ता है। ठीक है, संसद में जवाब देना पड़ता है इन द सेंस क्या, जनता के समक्ष वो जवाब देता है, क्योंकि जनता का ही तो प्रतिनिधि लोग संसद में होते हैं, वही तो सवाल जवाब करते हैं।
तो ठीक इसी सरकार की ये जो प्रणाली है, संसद के माध्यम से जो सरकार की व्यवस्था है, ताकि उसको जो है उत्तरदायी बनाया जा सके, है ना। तो इसी सरकार की प्रणाली को हम कहते हैं सरकार की संसदीय रूप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, संघीय व्यवस्था, मतलब संविधान में एक शासन की एक और व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। संघीय का मतलब क्या होता है? संघीय फेडरल सिस्टम जिसको बोलते हैं आप। संघ, चूंकि भारत जो है भिन्न भिन्न राज्यों के से मिलकर बना है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से मिलकर बना है और विविधताओं से भरा है भारत सबका अपनी अपनी संस्कृति है, परंपरा है, सामाजिक स्टेटस है, सामाजिक परिस्थिति है, जीवन शैली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं था कि केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष ना हो, संघर्ष उत्पन्न हो भी सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संविधान ने एक व्यवस्था अपनाया, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब कहा गया कि केंद्र और राज्य एक होगा, एक सिस्टम के साथ काम करेगा। केंद्र और राज्य को अलग अलग विषय के अंतर्गत शक्तियाँ दे दी जाएगी और उन शक्तियाँ में अपने अपने शक्तियों का निर्वहन करते हुए जो है देश में शासन जो है व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अनुसूची 7 याद करिए। अनुसूची 7 शेड्यूल 7 क्या कहता है? शक्तियों का विभाजन, मतलब विषय बांटा गया है राज्यों में और केंद्रों में। उसमें कुल कितने प्रकार का विषय का विभाजन किया गया था? 3 प्रकार का विषय। एक था संघ सूची का विषय, ठीक, सूची में बांटा गया। दूसरा है राज्य सूची का और तीसरा है समवर्ती सूची का। ये जो राज्य संघ सूची का जो विषय था, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया, इन द सेंस केंद्र को दिया गया। राज्य सूची में जितना विषय है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया? राज्यों को दिया गया, ठीक है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया। लेकिन एक बात इसमें कहा दिया गया कि राज्य अगर समवर्ती सूची पर कानून बनाया है तो वो तभी तक चल सकता है जब तक कि उस पर संसद कानून नहीं बनाया है। अगर संसद कानून उस सूची पर बना लिया तो राज्यों के द्वारा बनाया गया वह समवर्ती सूची का कानून रद्द हो जाएगा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पावर तो आप दे दिए हैं राज्यों को भी अलग और केंद्र को भी अलग, लेकिन केंद्र को थोड़ा मजबूत की स्थिति में खड़ा कर दिए हैं, पावरफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हुआ, संघीय व्यवस्था तो है, मतलब केंद्र और राज्य को अपना अपना शक्ति तो है, लेकिन केंद्र की ओर अधिक है झुकाव, शक्ति का झुकाव केंद्र की ओर अधिक है, ठीक है। ये बात है। और ये भी बात है, संघ सूची में अभी कितना विषय है? 100, पहले 97 था। राज्य सूची में कितना है? पहले 66 था और अभी 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 था और अभी 52 हो गया है। एक चीज़ और कहा दिया गया है कि पहले जो है, पहले नहीं जो है संविधान में ये 3 सूची के अलावे मान लीजिए बाद में कुछ ऐसे विषय सामने आ जाए और वह 3 सूची के अंतर्गत, इस तीनों सूची के अंतर्गत वो नहीं हो शामिल, तो वो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो संविधान में कह दिया गया उस तरह का विषय जो बाद में संज्ञान में आए और वह तीनों सूची के अंतर्गत नहीं आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र को ही होगा, इन द सेंस संसद को ही होगा। तो ये क्या दिखाता है? केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास। तो एक तरफ तो हम कहते हैं संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र और राज्य तालमेल के साथ बढ़ेगा, अपने अपने शक्तियों का निर्वहन करेगा, ठीक है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास भी किया गया है। तो हम कह सकते हैं संघीय व्यवस्था है लेकिन केंद्र की ओर अधिक झुकाव, शक्ति का अधिक झुकाव है। नेक्स्ट चलते हैं, व्यवस्था जो है प्रमुख विशेषता में अगला विशेषता है आपका हमारा संविधान का जो है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। हमारा संविधान जो है वो क्या है? नम्यता और अनम्यता के बीच में क्या है? समन्वय है। नम्यता क्या होता है समझिए? लचीला, लचीला को हम बोलते हैं नम्यता, नम्य, और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। तो हमारा संविधान क्या है? दोनों का मिश्रण है, लचीला और कठोर का क्या है? मिश्रण है। तो कैसे है इसको समझिए। इसको समझने के लिए बहुत आसान है कि देखिए अनुच्छेद 368 पढ़े हैं, 368 संविधान में यह जिक्र कर दिया गया है कि बाद में अगर संविधान में अगर समय के अनुसार कुछ बदलाव करने की ज़रूरत महसूस होगी तो
संसद के द्वारा संविधान में बदलाव किया जा सकता है, चेंजिंग लाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन, है ना। तो 368 में कहा गया कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, इसी में तरीका बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि कुछ संविधान के पार्ट ऐसे हैं जिसे संशोधन करने के लिए सिर्फ संसद ही कर सकती है 2/3 बहुमत से, ठीक है। और कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे संविधान के पार्ट हैं जिसे संशोधन करने के लिए संसद तो कर सकती है, साथ में आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति चाहिए। आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। ये क्या है? यहाँ संसद तो समझ में आता है कि संसद जो मन चाहे बदलाव कर सकता है अपने 2/3 बहुमत से। यहाँ इस मायने में अगर संसद किसी चीज़ को बदल सकता है 2/3 बहुमत से, तो इस मायने में लचीला हो गया हमारा संविधान, आसानी से बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इस मायने में क्या है, कठोर हो गया है। संसद बदलना चाहेगा भी तो मान लीजिए आधे से अधिक राज्य उस पर सहमति नहीं दिया, तो क्या हो गया, संसद में संशोधन हो सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है? नहीं ना। तो नहीं हो सकता है, तो ये क्या दिखाया, कठोरता को दिखाया। मतलब 368 में, अनुच्छेद 368 में दो बात कह दिया गया है, लचीला भी है और कठोर भी है। तो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वही हमें बताता है कि हमारा संविधान लचीला, कहाँ पर लचीला है और कहाँ पर कठोर है। तो ये दोनों का मिश्रण है, कहीं पर कठोर है तो कहीं पर लचीला है। किसी बात को संसद अपने मन से कर सकता है और कहीं पर किसी चीज़ को संशोधन संसद अपने मन से नहीं कर सकता। वो संसद जब राज्य, आधे से अधिक राज्य भी सहमति दे देगा तभी वो हो पाएगा। तो यही हो गया इस पॉइंट का पुष्टि। चलिए आगे है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, शासन करने की जो व्यवस्था है, इसमें सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका जिसे आप विधायिका भी कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उसी विधि को लागू करती है और न्यायपालिका क्या करती है, और न्याय प्रदान करती है और देखती है कि विधि संविधान सम्मत लागू हो रहा है कि नहीं, विधि सम्मत लागू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कोई भी अधिनियम जो है विधि सम्मत लागू हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो उसको जिम्मेदार व्यक्ति को पनिशमेंट भी करता है। तो ये है स्वतंत्र न्यायपालिका का कार्य। और स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत क्या है, एकीकृत समझिए। एकीकृत मतलब हो गया कि एक पिरामिड रूप में जो है यह एकीकृत है, एक यूनिटरी में है, एक सिस्टम में है। इसमें सबसे ऊपरी स्तर पर जो है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, और मध्य स्तर पर जो है हाई कोर्ट है जिसे आप उच्च न्यायालय भी कहते हैं, और निचले स्तर पर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसे आप अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। ये जो इकाई है एक रूप में है। अगर हाई कोर्ट किसी राज्य में अवस्थित है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो राज्य का न्यायालय है, राज्य का न्यायालय नहीं है। न्यायालय जो है एकीकृत प्रणाली में है, मतलब हाई कोर्ट इसके प्रति जिम्मेदार है, ये इसके प्रति जिम्मेदार है, इसका प्रशासन ये, इसका प्रशासन ये, ठीक है। देखते होंगे इसके जजों को नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी होती है, और इसमें भी जो नियुक्ति होती है कुछ डिस्ट्रिक्ट जज की, वो भी इसमें भी हाई कोर्ट की भागीदारी होती है। इसकी सिफारिश पर जो है राज्यपाल करता है, ठीक है। तो और बाकी कुछ जजों की नियुक्ति जो है आयोग के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से होता है, ठीक। तो ये होता है आपका यूनिटरी सिस्टम, एक प्रणाली के तहत। तो हम कह सकते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान में जो है व्यवस्था किया गया है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। देखिए, हमारे संविधान में जो है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की भी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है? मौलिक अधिकार इसलिए जरूरी है कि नागरिकों को ताकि राजनीतिक रूप से नागरिक जो है जागरूक हो सके, अपनी राजनीतिक जो है अधिकारों को समझ सके, है ना। तो इसीलिए जरूरी था स्वतंत्र तरीके से वो अपने काम को कर सके, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का होना आवश्यक था। तो संविधान ने मौलिक अधिकार को भी दिया। इस मौलिक अधिकार को जो है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया। ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार विस्तृत तरीके से क्या क्या है, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार जो 12 से 35 अनुच्छेद में है,
तो इसको कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार में बांटा गया, 6 टाइप में। समता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। फिर उसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर है आपको अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण से संबंधी अधिकार। फिर है आपको जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अनुच्छेद 32, अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो आप 32 के तहत रीट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। 5 तरह का रीट, ठीक है। तो ये होता है मौलिक अधिकार, ठीक। ये भी क्या है, ये भी क्या है, हमारे संविधान का इनकी विशेषता है। फिर आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे आप DPSP भी कहते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति, देखिए नीति मतलब पॉलिसी होता है, निर्देशक मतलब डायरेक्शन होता है, और सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल होता है, और राज्य मतलब स्टेट होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं DPSP, ठीक है। डायरेक्टिव मतलब निर्देशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति बनाने के लिए सरकार को निर्देश करना। तो कौन निर्देश कर रहा है? संविधान निर्देश कर रहा है। किस खंड के माध्यम से? तो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में सरकार को निर्देश कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए नागरिकों के लिए, मतलब नागरिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए क्या किया जाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही निर्देश करता है सरकारों को कि आप लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए। ये न्याय योचित नहीं है, मतलब ये है कि सरकार को निर्देश कर रहा है संविधान, सरकार अगर उसको लागू नहीं करवा पा रही है तो उस परिस्थिति में न्यायालय में आप कोई क्लेम नहीं कर सकता कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। सरकार के पास हो सकता है संसाधन भी ना हो, संसाधन होगा तभी वो कर पाएगी। तो संविधान उसके ऊपर छोड़ दिया गया, लेकिन निर्देश जरूर दे रहा है कि आपको करना चाहिए। निर्देश का मतलब होता है कि आपको करना चाहिए, आदेश मतलब होता है कि करना होगा, तो निर्देश दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यायोचित नहीं है। अगला पॉइंट है 9वां मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होता है? मौलिक कर्तव्य मतलब होता है कि अगर किसी को आप अधिकार सिर्फ अधिकार दे दिए हैं और उसका कर्तव्य का बोध नहीं कराए हैं तो वो उसका दिशा जो है गलत हो सकता है, दिशाहीन हो सकता है ना। इसीलिए नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी होना आवश्यक था। इसी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 1976 में। तो बाद में एहसास हुआ कि नहीं, नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्राप्त है लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य के बिना अधिकार क्या है, अधूरा है। इसीलिए कर्तव्यों का भी बोध कराया जाना चाहिए नागरिकों को कि उससे देश के नागरिक होने के नाते क्या क्या करने की जिम्मेदारी हो। तो इसके लिए जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठन किया गया, और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जो है इनके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित करके एक नया खंड जोड़ा, नया भाग जोड़ा। उस भाग का नाम है भाग 4 क। भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद जोड़ा 51 क, और इसी अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया उस समय। फिर बाद में जो है एक और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया, तो अब कुल मिला करके हो गया है इस 51 क के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान का क्या हो गया, विशेषताएं हो गया, विशेषताओं को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं संविधान की विशेषताओं पर। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए हमारे देश में क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें क्या होता है, शासन जो होता है निर्वाचन करने के बाद जो सरकार का गठन होता है निर्वाचन प्रणाली से होता है ना, चुन के होता है। जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जनता अपना शासन करने के लिए खुद चुनती है सरकार, है ना, और खुद भी सरकार में भागीदारी लेती है। तो
तो उस चुनाव कराने के लिए जो है कौन चुन सकता है ना। तो इसके लिए जो व्यवस्था है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब कहा गया है कि कोई जो वयस्क व्यक्ति है उसे मत देने का अधिकार है। सभी वयस्क व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे मत देने का अधिकार है, ठीक है। तो यह अधिकार संविधान देता है, ठीक। तो इसी को कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये जो मूल संविधान में इस बात का जिक्र था उसका उम्र क्या हो, सीमा क्या हो, तो पहले था 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष, 21 वर्ष से ऊपर के लोग जो हैं 21 वर्ष अथवा उससे ऊपर के लोग मत देने के लिए अधिकारी हो जाते थे, वयस्क कहलाते थे। लेकिन अब 61वां संविधान संशोधन के बाद जो है इस 21 वर्ष से नीचे कर दिया गया, अब कितना 18 वर्ष। 18 वर्ष को अब वयस्क माना गया है और इसी के आधार पर 18 वर्ष जिसका पूरा हो जाता है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये भी हमारे संविधान की क्या है, एक विशेषता है। अगला है विशेषता एकल नागरिकता। हमारे संविधान में एकल नागरिकता की बात कही गई है, मतलब पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही नागरिकता होगा, ठीक है। वो कोई केरल का है तो केरल का अलग नागरिकता नहीं, कोई राजस्थान का है तो अलग नागरिकता नहीं, कोई अंडमान निकोबार का है तो अलग नागरिकता नहीं, ठीक है। एक ही नागरिकता होगा, वो होगा भारतीय, इंडियन। नेशनलिटी जो होगा एक ही होगा, इंडियन। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में 50 प्रांत है तो 50 प्रांत में अलग अलग प्रांत की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता वहाँ की अलग है। लेकिन क्या है कि भारत में क्या है कि एकल ही नागरिकता है पूरे भारतवर्ष के लिए, चाहे आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो, किसी राज्य के निवासी क्यों ना हो, ठीक है, नागरिकता आपकी एक ही होगी, भारतीय। और ये जो व्यवस्था है हम नागरिकता का, जो एकल नागरिकता का, ये हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ठीक है। विदेशी स्रोत पढ़े हैं ना, तो ये चीज़ व्यवस्था हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से, एकल नागरिकता, ठीक। आगे है पॉइंट कुछ स्वतंत्र निकाय जो है, देखिए संविधान में कह दिया गया है कि शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सरकार के 3 अंग होंगे, है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन क्या इस तीनों अंग से शासन व्यवस्थित तरीके से चल जाएगा? तो इसके अलावा भी कुछ संस्थाएं होती हैं जो व्यवस्थित तरीके से शासन चलाने के लिए जो है सहयोग करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। तो संविधान में उस तरह की संस्थाओं का भी, स्वतंत्र संस्थाओं का भी जिक्र कर दिया गया है। तो वही है, कुछ स्वतंत्र निकाय का भी व्यवस्था संविधान में किया गया है। जैसे CAG क्या करता है ना, CAG जो है वित्त का प्रहरी होता है कि बजट में जो है जो पारित हुआ है उसके अनुरूप में खर्च हुआ है कि नहीं, व्यय हुआ है कि नहीं, उसका वो जो है प्रहरी करता है, जांच पड़ताल करता है ना। कोई भी वित्त जो है सही दिशा में, सही मायने में खर्च जो हुआ है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं, कि मतलब बजट पारित किए थे किसी और चीज़ के लिए और खर्च कर दिए किसी और चीज़ में, तो ये क्या हो जाएगा, वित्तीय अनियमितता। तो मतलब CAG क्या करता है, वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करता है। इसी प्रकार से बहुत सारे संस्थाएँ, संवैधानिक संस्थाएँ, जैसे UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो PCS बोलते हैं, जितने भी राज्यों में है, ये सब भी संवैधानिक संस्था है, ठीक। लेकिन स्वतंत्र है ना, परीक्षा लेता है, अपने परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र है, सिलेबस तय करने के लिए स्वतंत्र है, उसके पास CAG काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार से सोन जो जितने भी, जैसे वित्त आयोग हो गया संवैधानिक संस्था, ठीक है, और भी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो कि स्वतंत्र निकाय की तरह काम करता है, शासन में वो कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। चलिए 13 है आपातकालीन प्रावधान। देखिए हमारे संविधान में जो है आपातकालीन प्रावधान का भी व्यवस्था किया गया है। विशेष परिस्थिति में जो है, मान लीजिए 3 तरह का आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 352 अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत, ठीक है। 352 के तहत आपातकाल जो लगता है वो क्या है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के तहत 3 तरह का अनुच्छेद है, एक है 352, 356, 360। 352 में के तहत कौन सा आपात लगता है, तो पूरे राष्ट्रीय आपात, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ गया हो, है ना, और बाह्य आक्रमण हो गया, मतलब बाहरी कोई देश अपने देश पर जो है आक्रमण कर दिया हो, तो उस परिस्थिति में, या देश के अंदर ही आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो इस तरह का अगर सिचुएशन आ गया है तो 352 के तहत जो है
राष्ट्रीय आपात लग सकता है। ठीक है। 356 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भी आपात उपबंध के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगता है, जब उस राज्य में यह पता उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है कि उस राज्य में संवैधानिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, सही तरीके से नहीं चल रहा है, संविधान के अनुकूल काम नहीं हो पा रहा है, संविधान का जो है अतिक्रमण हो रहा है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ठीक। 360 के तहत जो है अनुच्छेद वित्तीय आपात लागू होता है, और वित्तीय आपात जो है अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार में जो है, पहले हम जानते हैं कि भारत में जो है संविधान के अंतर्गत दो स्तरीय सरकार की व्यवस्था थी। एक केंद्र स्तर की केंद्र सरकार और राज्य स्तर की राज्य सरकार है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है, 1993 के तहत जो है स्थानीय स्तर पर भी एक स्थानीय स्वशासन सरकार की स्थापना की गई, गठन किया गया, जैसे कि पंचायती राज, और 74वां के तहत नगर निगम, वो जो है स्थानीय सरकार हो गया। तो ये जो स्थानीय स्तर की जो सरकार है, ये तीसरे स्तर की सरकार हो गई, पहला केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय स्तर का। तो ये भी संविधान की क्या हो गई, एक विशेषता हो गई। तो इस प्रकार से संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो उसमें से प्रमुख विशेषताओं को हम लोग को जानना था। तो यही प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं, इसको ध्यान में रखना है, जो कि प्री के परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आप जो पॉलिटी पूरा पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए भी आपको क्या होगा, वो अच्छा दिशा देगा। यह चैप्टर को अगर आप अच्छा से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए एक दिशा देता है ये। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।